Hello, welcome all of you. So today we will discuss the question of group theory. अपनी जो ग्रुप थ्योरी की सीरीज चलती आ रही है टॉप 100 प्रॉब्लम की, उसमें आज हम IIT JAM 2020 के कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो कि IIT JAM 2020 में पूछे गए। वो क्वेश्चन है ग्रुप थ्योरी से। सो हम देखेंगे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा और सिंपल सा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन क्या है कि लेट S1 यहाँ पे जो सर्किल ग्रुप को डिनोट करता है S1 सिमेट्रिक ग्रुप S1 नहीं है, उसमें हम नीचे S1 लिखते हैं। तो ये S1 कैसा है कि Z बिलोंग्स टू C mod Z इक्वल्स टू 1 बी द सर्किल ग्रुप अंडर मल्टीप्लीकेशन एंड आई टाई रूट माइनस वन हमें पता होता है। देन द सेट आपको गिवन इंफॉर्मेशन क्या है कि एस वन को सर्किल ग्रुप दिया हुआ है अंडर द मल्टीप्लीकेशन और फिर अपन को एक आइटा बता दिया रूट माइनस वन और फिर एक सेट के बारे में पूछा गया है कि द सेट थीटा बिलोंग्स टू आर ई की पावर आइटा 2 पाई थीटा इज इनफाइनाइट कि ये सेट की थीटा आर से हो और ये जो इस एलिमेंट से जनरेट होने वाला सेट है ई की पावर आइटा 2 पाई थीटा इससे जो जनरेट होने वाला सेट है वो अगर इनफाइनाइट आए तो आप ये जो पूरा सेट है वो थीटा की वैल्यू जो आ रही है इसके बारे में क्या बता पाएंगे कि ये सेट कैसा है, एम्प्टी है, नॉन एम्प्टी है, काउंटेबल इनफिनिट है और अनकाउंटेबल है। ये सेट हमको बताना है कि ये जो सेट है थीटा बिलोंग्स टू आर थीटा की उस वैल्यू के लिए तो e की पावर आइटा 2 पर थीटा जो जनरेटिंग सेट है वो इनफिनिट आना चाहिए। तो ऐसे थीटा की वैल्यू ये सेट इनफिनिट दे दे तो काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा, फाइनाइट होगा कि इनफिनिट होगा, ये अपन को बताना है। तो अगर आप यहाँ पे अगर देखें कि z बिलोंग्स टू c mod z इक्वल्स टू 1 यानी कि इसका मॉडुलस है वो 1 है, z बिलोंग्स टू c तो इसका मतलब z 0 तो नहीं हो सकता। इसका मतलब z बिलोंग्स टू c स्टार मतलब कि नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। mod z इक्वल्स टू 1 है और z क्या है, नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि जीरो ले लेंगे तो 1 कभी नहीं आएगा, तो c स्टार इसको अपन बोल सकते हैं। अब हमको बताना है कि काउंटेबली फाइनाइट है इनफाइनाइट, ऐसा देखना है कि ये सेट कैसा हो, इनफाइनाइट आना चाहिए। या अगर इस सेट को ऐसा देखेंगे तो इस सेट को अपन ऐसे भी कुछ लिख सकते हैं कि ये सेट ऐसा हो गया थीटा बिलोंग्स टू आर और यहाँ पे z से जनरेट और z इक्वल्स टू है e की पावर आइटा 2 पाई थीटा। ऐसे सेट के बारे में हमको बताना है। ये सेट कैसा है, इनफाइनाइट। तो ये बताना है कि ये काउंटेबल होगा कि अनकाउंटेबल होगा। अब यहाँ पे ये z है और हमें पता है कि देखने पर पता लग रहा है कि मोड z तो 1 है क्योंकि e की पावर आइटा अल्फा का मोड तो हमेशा 1 होता है, अल्फा बिलोंग्स टू आर। तो ये इसका मोड तो 1 है पर इसका मोड 1 होने से अब हमको देखना है कि इस सेट का जो ये z है इसका ऑर्डर फाइनाइट ये इनफाइनाइट आना चाहिए। तो हम चेक करेंगे कि अब मोड z तो यहाँ पे 1 है, हम ये चेक करेंगे कि कब तक ये इनफाइनाइट बनेगा, z की किस वैल्यू के लिए इनफाइनाइट होगा और z की किस वैल्यू के लिए फाइनाइट होगा। और साथ में कंडीशन ये अपन को है कि मोड z 1 है। अब अगर कोई भी z c स्टार से ले, z बिलोंग टू c स्टार और अगर ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है ना तब मोड z हमेशा 1 आता है। अगर z c स्टार में और ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है तो मोड z हमेशा 1 होता है। ऐसा क्यों होता है कि अगर ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है इसका मतलब कि z की पावर n इक्वल्स टू 1, आइडेंटिटी देखेंगे तो आइडेंटिटी c स्टार की 1 है फॉर n बिलोंग्स टू इंटीजर नंबर। तो यहाँ से ये तो यहाँ पे z है तो इंटीजर को डिनोट करता है, तो इसका मतलब z की पावर n तो 1 आएगी क्योंकि ऑर्डर n है। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर n होता है तो उसकी पावर n करने पे आइडेंटिटी आ जाता है। तो z की पावर n इक्वल्स टू तो 1 आ गया, z की पावर n 1 आ गया। अब इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, ये भी 1, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है mod z की पावर n इक्वल्स टू 1 और mod z की पावर n इक्वल्स टू 1 इसका मतलब mod z इक्वल्स टू 1। तो ये तो हमने देख लिया कि ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है तो mod z हमेशा 1 आता है। बट अगर ऑर्डर ऑफ mod z 1 हो तो ऑर्डर ऑफ z के बारे में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना mod z 1 है फिर अपन को पूछा गया कि z इनफाइनाइट है कि फाइनाइट है, ऐसी थीटा की वैल्यू हमको बतानी है। पर अब हम ये देखा कि अगर ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है तो उस केस में तो mod z हमेशा 1 होता है। पर अगर mod z 1 है तो ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। तो अब हम देखेंगे z की कौन सी वैल्यू के लिए तो ये फाइनाइट होता है और z की कौन सी वैल्यू के लिए इनफाइनाइट होता है। तो हम ये चेक करते हैं, पहले फाइनाइट वाले की बात कर लेते हैं कि mod z इक्वल्स टू 1 है और हमने मान लिया कि लेट ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है, उसको हमने बोल दिया n है से n, यानी कि हमने ये देखा ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होता है तो उसके से mod z 1 होता है। तो अगर mod z 1 आता है ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी हो सकता है। हमने मान लिया कि ऑर्डर ऑफ mod z तो 1 है और ऑर्डर ऑफ z है वो फाइनाइट है, ये हमने अज्यूम कर दिया। अब हम देखते हैं कि z की क्या वैल्यू आती है, z पे क्या कंडीशन आती है। अब mod z इक्वल्स टू 1 है, दिस इंप्लाइज z इक्वल्स टू e की पावर आइटा अल्फा अल्फा बिलोंग्स टू कुछ ऐसा इस प्रकार का z होगा क्योंकि z की पावर mod z इक्वल्स टू 1 है और हमने मान लिया ऑर्डर n है, ऑर्डर n है तो इट मींस z की पावर n इक्वल्स टू क्या आएगा 1 होएगा। z की पावर n करने का मतलब e की पावर आइटा अल्फा की पावर n इक्वल्स टू 1, दिस इंप्लाइज e की पावर आइटा n अल्फा इक्वल्स टू 1
और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, e की पावर आइटा 2 m थीटा लिख सकते हैं, e की पावर आइटा n अल्फा विच इज इक्वल टू ऐसा हो जाएगा e की पावर आइटा 2 पाई m, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब ये दोनों को कंपेयर करें, आइटा से आइटा कैंसिल, तो यहाँ से n अल्फा इक्वल्स टू आ गया 2 पाई m, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई m अपॉन m। तो मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ अल्फा इक्वल्स टू 2 पाई थीटा, जहाँ पे थीटा इक्वल्स टू m अपॉन n है, और ये m अपॉन n क्या बन गया, और जीसीडी ऑफ m एंड n क्या है 1 है। दिस इंप्लाइज ये थीटा बिलोंग्स टू q, रेशनल में आ गया थीटा है और वो q। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे e की पावर जब मोड z 1 है तो z टू e की पावर एटा अल्फा इस प्रकार कुछ अल्फा होगा, तो z की पावर n इक्वल टू 1 होगा, तो e की पावर एटा n भी 1 हो जाएगा क्योंकि इसकी पावर n करेंगे। अब e की पावर एटा n अल्फा इक्वल टू 1 है और हमें पता है 1 e की पावर एटा 2 पाई m भी 1 होता है, cos 2 पाई m प्लस आइटा sin पाई m, तो cos 2 पाई m तो क्या हो जाएगा 1 आइटा sin 2 पाई m 0 बन जाएगा, तो ये भी 1 होता है। इसको यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो n अल्फा इक्वल टू 2 पाई m, अल्फा 2 पाई बाई m, तो यहाँ पे थीटा इसको हम लिखते हैं अल्फा इक्वल 2 पाई थीटा, थीटा रेशनल बन गया m अपॉन n, जीसीडी ऑफ m और n 1 हो जाएगा क्योंकि हम नहीं इस प्रकार से ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो जब m अपॉन n भी क्या आएगा इंटीजर ही आएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। अब ये हो गया, पर यहाँ से z की पावर n इक्वल टू 1 हमने देखा कि अगर मोड z 1 है और अगर ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट ऑफ z कुछ इस प्रकार से होगा, तब अल्फा की सॉरी 2 पाई m थीटा अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई थीटा। इसका मतलब z कैसा बन गया, इसका मतलब z इक्वल टू हो गया e की पावर आइटा 2 पाई थीटा और थीटा इक्वल्स टू m बाई n बिलोंग्स टू q। इस केस में ऑर्डर ऑफ z क्या आएगा n, यानी फाइनाइट कोई नंबर आएगा, ये वाला केस बन गया। काफी जब हमने मोड z 1 माना और z इक्वल टू e की पावर आइटा अल्फा लिया, ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट माना, तो उस केस में z इक्वल्स टू e की पावर आइटा 2 पाई थीटा, थीटा इक्वल्स टू m अपॉन n बिलोंग्स टू किया, तो ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट आएगा, n फाइनाइट आएगा। अब हम इसको अपने सेट पे आते हैं, अपना सेट क्या थीटा बिलोंग्स टू r, e की पावर आइटा 2 पाई थीटा इज फाइन इनफाइनाइट आना चाहिए। तो अगर हम थीटा यहाँ पे जो r में है, अगर हम थीटा इक्वल्स टू m अपॉन n q में ले देते हैं, अगर थीटा रेशनल होगा तो ये e की पावर आइटा 2 पाई थीटा बनेगा, वो तो फाइनाइट आएगा क्योंकि इसका ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट हो जाएगा, यानी क्या आएगा अगर इसको z माने तो क्या आएगा z स्क्वायर z क्यूब ऐसे चलते जाएगा और z की पावर n तो 1 बन जाएगा। तो सिर्फ ये फाइनाइट तो 1 पे n, तो ये तो फाइनाइट ही बनेगा, पर आपने को पूछा कि सेट इनफाइनाइट होना चाहिए, इसका मतलब रेशनल तो नहीं हो सकते। अब इनफाइनाइट कौन सा केस में आएगा, अब देखते हैं कि मोड z तो 1 है और अब अपन z पे कंडीशन निकालते हैं। अगर हम z इक्वल्स टू ले ले e की पावर आइटा 2 रूट 2 पाई ले ले, तो अब ये देखें तो मोड z तो क्या है 1 है, और आप z की पावर n कर देंगे तो e की पावर आइटा 2 रूट 2 n पाई, ये कभी 1 नहीं बनेगा, इसकी पावर n नॉट इक्वल्स टू 1, पावर करते जाएंगे करेंगे तो क्या बनेगा ये cos 2 रूट 2 n पाई प्लस आइटा sin 2 रूट 2 n पाई। तो हम बोल नहीं सकते ना कि ये n की इंटीजर तो है तो 2 पाई का पर साथ में रूट 2 भी, तो हम ये बता नहीं सकते कि 1 आएगा, तो 1 नहीं आ सकता, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ z कैन नॉट बी फाइंड, हम यहाँ पे ऑर्डर ऑफ z फाइंड ही नहीं कर सकते। दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ z क्या आ गया इनफाइनाइट, और ये कैसा नंबर है 2 रूट 2, ये इरेशनली तो है q कॉम्प्लीमेंट में 2 रूट 2 बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट, इरेशनल नंबर। तो अब हमने देखा कि जब z क्यूब थीटा इक्वल्स टू m बाई n अपॉन q में होता है तब तो ऑर्डर ऑफ z n फाइनाइट आ जाता है और मोड z इक्वल्स टू 1 भी होता है। और अगर मोड z इक्वल्स टू 1 है जगह हम कुछ इस पर करते हैं कि e की पावर आइटा 2 रूट 2 पाई, तो 2 रूट 2 हमें पता है कि इरेशनल होता है, तो क्योंकि r के पास दो ही पॉसिबिलिटी नहीं, या तो रेशनल होगा ये रेशनल होगा, जब थीटा की वैल्यू रेशनल होती है तो उस केस में तो ये फाइनाइट आ रहा है, और इस केस में हम ऑर्डर निकाल नहीं पा रहे, जब निकाल नहीं पा रहे तो हम बोलते हैं इनफाइनाइट। तो अब ये सेट इस केस में क्या बन जाएगा इनफाइनाइट सेट बन जाएगा कि थीटा बिलोंग्स टू q कॉम्प्लीमेंट एंड e की पावर आइटा 2 पाई थीटा, ये इसको जनरेटिंग सेट होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट क्यों हो जाएगा, क्योंकि अब इसकी पावर करते जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी पावर इसको अगर z माने तो z स्क्वायर z क्यूब z4 z की पावर से चलती जाएगी। क्यों, क्योंकि हमने देखा कि इसकी पावर n करने पे 1 आ ही नहीं रहा है, तो हम n की कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, इनफाइनाइट तक जाएगा, तो इसका मतलब z भी आएगा z स्क्वायर भी आएगा z क्यूब भी आएगा z की पावर 4 भी, ऐसे चलती जाएगी, तो सारी एंट्री आती जाएगी, तो ये इसे सेट कैसा बन जाएगा इनफाइनाइट बन जाएगा। तो इसका मतलब q कॉम्प्लीमेंट में लेंगे तब इनफाइनाइट होता है।
हमें जानते हैं कि इरेशनल नंबर तो क्या होते हैं, अनकाउंटेबल होते हैं। इसका मतलब क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अनकाउंटेबल होते हैं। इसका मतलब ये सेट क्या बन गया, ये सेट अनकाउंटेबल, इसका आंसर क्या जाएगा, अनकाउंटेबल। तो एक बार इसको देखते हैं हमने कैसे इसको सोल्व किया। इसको हमने क्या करा कि S1 अपने को गिवन था, z बिलोंग्स टू C मोर देन इक्वल टू 1 विद द सर्किल ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, और हमको बताना था कि ये सेट थीटा बिलोंग्स टू R e की पावर आइटा 2 पाई थीटा कैसा होगा, इनफाइनाइट है। तो ये वाला जो सेट बनेगा थीटा की उस वैल्यू के लिए वो कैसा होगा। तो हमने देखा कि हमें ये जो z बिलोंग्स टू C स्टार मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जीरो तो है नहीं, तो z बिलोंग्स टू C स्टार हो गया। अब हमें पता है कि z बिलोंग्स टू C स्टार ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट होता है, तो उसके केस में मोड z तो हमेशा 1 आता है। पर अगर ये क्यों आता है, कि z की पावर n लेते हैं हमने, मोड z इक्वल्स टू 1 हो गया। अब अगर मोड z 1 है तो उसके केस में ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट। अब हम यही क्यों चेक कर रहे हैं मोड z इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमें ये जो गिवन है ना e की पावर आइटा 2 पाई थीटा, यहाँ पे हमको पता है कि z इस प्रकार से है, तो इसको z माने तो इसका मोड z क्या वो 1 ही आ रहा है। तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि मोड z इक्वल्स टू 1 आने पे ये सेट कैसा बन रहा है, z की वो वैल्यू जिनके लिए सेट इनफाइनाइट बने। तो हमने देखा कि z ऐसा है कि उसका मोड z 1 है, और अपने को गिवन सर्किल भी गिवन, तो इसका मतलब ये इससे ही आ रहा है, तो इसका मोड z 1 है। अब हम देखें मोड z 1 है तो ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट हो सकता है और इनफाइनाइट भी। तो पहले हमने देखा कि कौन से केस में तो फाइनाइट होगा और कौन से केस में इनफाइनाइट होगा। अब यहाँ पे हमने मोड z इक्वल्स टू 1 मान के बोला कि ऑर्डर ऑफ z अगर फाइनाइट है तो z पे क्या कंडीशन आएगी, तो z इक्वल्स टू e की पावर आइटा अल्फा, z की पावर n इक्वल्स टू 1 ऐसे चेक करा, हमने बता दिया कि z की जो थीटा आएगा यहाँ पे e की पावर 2 पाई आइटा थीटा, क्योंकि ऐसा हमने z माना था। अब यहाँ पे थीटा पे कंडीशन आ रही है कि वो रेशनल होना चाहिए। अगर थीटा रेशनल होगा तो ये सेट फाइनाइट बन जाएगा, यानी कि z z स्क्वायर z क्यूब z की पावर n, तो सिर्फ फाइनाइट वैल्यू पर अपने को तो इनफाइनाइट चाहिए। अब हमने देखा कि इरेशनल लेते हैं, जब हम इरेशनल लेंगे तो z की पावर n इक्वल टू, जैसे हमने e की पावर 2 रूट 2 पाई लिया, तो इस केस में इसको 1 बना ही नहीं पाएंगे, इसका ऑर्डर फाइनाइट नहीं कर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। और जैसे ये इनफाइनाइट बन जाएगा तो ये क्या बन गया, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या, अनकाउंटेबल। तो यानी हमारे पास थीटा की अनकाउंटेबल नंबर ऑफ वैल्यू है जिनके लिए ये सेट क्या इनफाइनाइट है। और ये तो तय है कि अगर ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट है तो हमेशा मोड z इक्वल टू 1 होगा, अगर ऑर्डर ऑफ z इक्वल टू फाइनाइट है तो मोड z 1 होगा, अगर ऑर्डर ऑफ z फाइनाइट नहीं है तो उसके केस में मोड z 1 तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब ये वाला केस हमको मिल गया कि जिनके लिए क्यू कॉम्प्लीमेंट में ऐसा होगा कि जिसके लिए ये जो सेट है वो इनफाइनाइट बन जाएगा, और ये थीटा क्यू कॉम्प्लीमेंट से, और क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अनकाउंटेबल। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या गया, अनकाउंटेबल। तो इसमें थोड़ा सोचने वाला था, ये क्वेश्चन अच्छा था। एक क्वेश्चन और है वो और देखते हैं, वो भी ग्रुप थ्योरी से। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जो कि ग्रुप थ्योरी से रिलेटेड ही है, ग्रुप होमोमोर्फिज्म पे डिसाइड है ये। तो इसको और करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है ग्रुप थ्योरी से कि लेट फाई S3 टू S1 में हमें देखा कि नॉन सॉरी साइकिल से ग्रुप होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो S3 टू S1 बी ए नॉन ट्रिवियल नॉन इंजेक्टिव होमोमोर्फिज्म, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन कर्नल फाई। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन कर्नल फाई बताना है। तो यहाँ पे दो चीजें दी गई हैं कि नॉन ट्रिवियल है और नॉन इंजेक्टिव है। तो हम नॉन ट्रिवियल और नॉन इंजेक्टिव वो देखेंगे, और S3 टू S1 और फिर हमको कर्नल फाई बताना है। तो पहले हम एक बात नोटिस कर लेते हैं कि अगर कोई भी f g टू g डैश होमोमोर्फिज्म होती है तो जो कर्नल फाई होता है वो हमेशा g का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब इसको हम प्रूव भी कर देंगे कि g का नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होता है। तो अगर आपको पहले तो पता नहीं कर्नल फाई क्या होता है, क्योंकि हमको कर्नल फाई पूछा है। अगर यहाँ पे f हमने ये तो जनरल नोटेशन दे दिया, और इसको भी देख लेंगे। तो कर्नल क्या होता है कि वो सारे एलिमेंट जो इसके आइडेंटिटी पे मैप होते हैं उसी को कर्नल बोलते हैं। कर्नल में वो एलिमेंट आएंगे ना जो उसकी आइडेंटिटी पे मैप हो जाते हैं, कि कर्नल f इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। और कर्नल f क्या होता है कि x बिलोंग्स टू g सच दैट fx इक्वल्स टू e डैश और e डैश के आइडेंटिटी ऑफ g डैश, यानी कि g के वो एलिमेंट जो g डैश के आइडेंटिटी पे जाने चाहिए, यानी कि डोमेन के एलिमेंट जो कोड डोमेन की आइडेंटिटी पे मैप हो रहे हैं वो कर्नल फाई में आते हैं उनको। अब यहाँ पे बोला गया कि नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल बोलने का और नॉन इंजेक्टिव बोलने का मतलब है, नॉन ट्रिवियल बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई होमोमोर्फिज्म ट्रिवियल हो जाती है, अगर सारे एलिमेंट एक लेवल की आइडेंटिटी पे चले जाए, यानी कि पूरा का पूरा g ही अगर यहाँ पे e डैश के मैप हो जाता है तो हम बोलते हैं कि ट्रिवियल होमोमोर्फिज्म है। और हमको बोला है कि नॉन ट्रिवियल, तो मतलब ये केस पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे एलिमेंट e डैश पे मैप नहीं हो सकते। यहाँ पे g डैश क्या है S1 और g क्या है S3 है। और नॉन इंजेक्टिव बोलने कोई f अगर इंजेक्टिव होती है, f इज इंजेक्टिव इफ एंड ओनली इफ जो कर्नल f है उसमें सिर्फ आइडेंटिटी है, यानी कि सिर्फ आइडेंटिटी ही आइडेंटिटी पे मैप होए और कोई एलिमेंट नहीं है, तो उस केस को हम बोलते हैं इंजेक्टिव। पर इसने बोला कि नॉन इंजेक्टिव है। नॉन इंजेक्टिव का मतलब कि कर्नल f में आइडेंटिटी के अलावा भी एलिमेंट आएंगे। तो यहाँ से हम दो केस देख सकते हैं कि पूरा का पूरा g नहीं आ सकता और सिर्फ आइडेंटिटी नहीं आ सकता, यानी कि g और आइडेंटिटी के अलावा भी कर्नल में एलिमेंट आएंगे। अब पहले तो हम देखेंगे कर्नल f है वो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होता है, कि इसका कर्नल f है वो नॉर्मल सब ग्रुप कैसे होता है। अब हम देखें कि अगर हमको पता है कि कोई h है इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g,
is normal subgroup of G if X belongs to G and H belongs to H, then X इनवर्स अगर H में चला जाता है तो हम बोलते हैं कि H है वो नॉर्मल सबग्रुप है G का। तो अब यहाँ पे कर्नल फाई को दिखा देते हैं कि यहाँ पे कर्नल फाई है इस केस में, तो कर्नल फाई को दिखाएंगे कर्नल फाई में नॉर्मल सबग्रुप है। तो हम ले लेते हैं कि H बिलोंग्स टू कर्नल फाई। अब H कर्नल फाई में दिस इंप्लाइज फाई ऑफ H इक्वल्स टू E डैश यानी कि 1 है, क्योंकि यहाँ पे S1 की आइडेंटिटी 1 है S1 के लिए। अब H कर्नल फाई में है तो मतलब फाई H इक्वल्स टू E डैश, क्योंकि कर्नल फाई का होने का मतलब X बिलोंग्स टू जी की फाई X इक्वल्स टू आइडेंटिटी रहती है और आइडेंटिटी यहाँ पे 1 है। तो अब हम कोई लेते हैं X जो कि कहाँ पे S3 में, S3 क्या परम्यूटेशन सॉरी सिमेट्रिक परम्यूटेशन ग्रुप है। तो हम चेक करेंगे कि X H X इनवर्स ये आ जाना चाहिए कर्नल फाई में। अब ये कर्नल फाई में कब जाएगा, जब यहाँ पे फाई लगाएं और वो ई डैश दे, तो हम चेक करेंगे फाई X H X इनवर्स, तो विच इज इक्वल टू होमोमॉर्फिज्म है तो ये अलग अलग सेपरेट हो जाएगा फाई X फाई H और फाई X इनवर्स। अब ये तो हो जाएगा फाई X और फाई H तो 1 हो गया, और फाई X इनवर्स को हम ऐसा भी लिख सकते हैं फाई X होल इनवर्स। अब हमें पता है फाई X भी जी सॉरी जो S1 में और फाई X इनवर्स भी S1 में, और S1 क्या है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है, तो ये क्या बन जाएगा E बन जाएगा विच इज इक्वल्स टू E और विच इज इक्वल्स टू 1 ये बोलो 1। तो इसका मतलब फाई X H X इनवर्स E आ गया। इसका मतलब क्या हो रहा है कि ये X H X इनवर्स आइडेंटिटी पे मैप हो रहा है। दिस इंप्लाइज X H X इनवर्स बिलोंग्स टू कर्नल फाई, यानी कर्नल फाई में चला गया। तो यहाँ से हमने ये प्रूव कर दिया कि कर्नल फाई है वो हमेशा नॉर्मल सबग्रुप होता है डोमेन का। अब इसका इससे क्या लिंक है वो देखते हैं। अब हमने ये तो देख लिया कि ये नॉन ट्रिवियल नॉन इंजेक्टिव है। नॉन ट्रिवियल बोलने का मतलब कि पूरा का पूरा जी इस पे मैप नहीं हो सकता और पूरा और सिर्फ आइडेंटिटी भी मैप नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आइडेंटिटी हो जाता तो ये इंजेक्टिव हो जाती और बाकी सारे मैप होंगे। और कर्नल एफ है वो नॉर्मल फाई है वो नॉर्मल सबग्रुप होता है इस जी का। तो यहाँ पे अपने को पूछा कर्नल फाई और ये S3 टू S1 है, तो हमको देखना है कि कर्नल फाई is normal subgroup of S3 is normal subgroup of S3। अब S3 का नॉर्मल सबग्रुप होगा वो इस प्रकार से होगा कि आइडेंटिटी नहीं होना चाहिए और पूरा जी नहीं होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3 नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3 एक तो होता है आइडेंटिटी, एक हुआ S3 और एक A3 जो इवन परम्यूटेशन का कंस्ट्रक्शन होता है उसमें आता है, उसको बोलते हैं A3। अगर किसी को डाउट हो कि नॉर्मल सबग्रुप ऑफ S3 कैसे निकालते हैं तो मैं या तो इनके पीडीएफ दे दूंगा या फिर अलग से एक वीडियो बना के उसमें बता देंगे कि S3 के नॉर्मल सबग्रुप कैसे निकालते हैं। तो S3 के पास 3 नॉर्मल सबग्रुप हैं E S3 एंड A3। अगर हम E ले लें कि कर्नल फाई में अगर कर्नल फाई अगर E हो जाए, कर्नल फाई अगर E हो जाए तो क्या होगा इंजेक्टिव बन जाएगी जो कि पॉसिबल नहीं है। और कर्नल फाई अगर हम S3 ले लें तो ये ट्रिवियल बन जाएगी क्योंकि पूरा का पूरा जी ई डैश पे चला जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी ट्रिवियल, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। दिस इंप्लाइज क्या बचा पॉसिबिलिटी क्या है कर्नल फाई के पास, तो कर्नल ऑफ फाई क्या है A3। अब हमको पूछा कि ऑर्डर क्या होगा A3 का। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ an इक्वल्स टू होता है फैक्टोरियल n अपॉन 2, तो यहाँ पे n तो ऑर्डर ऑफ n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। तो मतलब कि कर्नल फाई इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 3 एलिमेंट आ जाएगी कर्नल फाई। ये कैसे देखा इसको एक बार देखते हैं कि हमें पता है कि कोई होमोमॉर्फिज्म होती है तो कर्नल उसका नॉर्मल सबग्रुप होता है। इसका प्रूफ हमने देख लिया कर्नल नॉर्मल सबग्रुप कैसे होता है। और यहाँ पे बोला गया कि नॉन ट्रिवियल नॉन इंजेक्टिव, नॉन ट्रिवियल होने का मतलब पूरा का पूरा जी आइडेंटिटी पे मैप होता है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा जी को आइडेंटिटी पे मैप नहीं करना है। नॉन इंजेक्टिव बोलने का मतलब अगर इंजेक्टिव होती तो सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी पे जाता, पर यहाँ पे नॉन ट्रिवियल इसका मतलब आइडेंटिटी के अलावा भी कोई एलिमेंट है वो कर्नल फाई में आएगा, इसके अलावा भी आएगा। तो इस अब हमने यहाँ देखा कि कर्नल फाई नॉर्मल सबग्रुप होता है S3 का, तो S3 के पास नॉर्मल सबग्रुप क्या है E S3 और A3 ये तीन नॉर्मल सबग्रुप है। कैसे निकालते हैं ये भी बता देंगे किसी वीडियो में, या फिर अगर डाउट हो तो इसकी पीडीएफ दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो और कर्नल फाई अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है E S3 A3, पर अगर E हो जाएगा तो ये बन जाएगी इंजेक्टिव, और अगर S3 हो जाएगा तो ये बन जाएगी ट्रिवियल। पर आपने बोला कि नॉन ट्रिवियल नॉन इंजेक्टिव, इसका मतलब कर्नल फाई के पास पॉसिबिलिटी क्या है A3, और A3 का ऑर्डर कितना होता है 3। तो इस प्रकार से हमने आईआईटी जेईई 2020 के सारे कुछ जितने भी क्वेश्चन थे कंप्लीट 6 या 7 जितने भी आए थे वो सारे देख लिए। तो
तो इनके मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसमें आईआईटी 2020 के सारे ग्रुप थ्योरी के क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम यहाँ पे टॉप 100 प्रॉब्लम की सीरीज उसमें अच्छे से ग्रुप थ्योरी क्वेश्चन देख रहे हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप कंटिन्यू वाचिंग एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। थैंक यू।